नमस्कार, ये है सच की पड़ताल। मैं हूं नकमा। G20 की मेजबानी के लिए देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। G20 की इस अध्यक्षता को भारत ने एक बड़े अवसर में बदल डाला है। ग्लोबल स्तर पर G20 की हैसियत भी बढ़ी है और भारत की हैसियत भी। 2 दिनों के आयोजन में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं और 200 से ज्यादा बैठकें होंगी। सम्मेलन में 68 आउटकम डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स आने की उम्मीद है। इनमें बैठक में तय समझौतों के अलावा विभिन्न मोर्चों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का खाका भी होगा। लेकिन सिर्फ आकार और नतीजों में ही नहीं, दिशा के लिहाज से भी भारत के लिए ये एक अहम सम्मेलन है। इस दौरान G20 शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत के पहले शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी और इस बायलैटरल पर सबकी नजर है। इससे पहले जून के महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका दौरा किया था, जिसमें कई अहम समझौतों की बात हुई थी। कहा जा रहा है कि दोनों नेता इन समझौतों की प्रगति का जायजा भी लेंगे, जिसमें शामिल है रक्षा क्षेत्र में फाइटर जेट के समझौते, स्पेस के क्षेत्र में आर्टेमिस संधि हुई थी। बाइडेन के दौरे से पहले अमेरिकी कांग्रेस ने GE एरोस्पेस और HL के बीच फाइटर जेट इंजन बनाने के समझौते को हरी झंडी दिखा दी है, जिसमें भारत में जेट इंजन निर्माण के अलावा तकनीक के ट्रांसफर और लाइसेंसिंग का अधिकार भी शामिल है। ये समझौता जून में ही हुआ था, लेकिन इस पर अमेरिकी कांग्रेस की मुहर अब लगी है। तो ये बहुत अहम है जो बायलैटरल मीटिंग होगी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच में। तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आपस में टकराती हुई राजनीति के बीच भारत G20 की भूमिका को एक नए सिरे से निर्धारित कर रहा है। सिर्फ सामरिक साझेदारी नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक फाइनेंशियल व्यवस्था के निर्माण से भी। खास करके डिजिटल भुगतान की तकनीक को लेकर दुनिया भारत से काफी कुछ सीखने को तैयार है और इस पर भी भारत के पास काफी कुछ बताने को है। जैसे कि भारत अपनी UPI तकनीक करीब 1000 प्रतिनिधियों के सामने पेश करेगा। उनको UPI वॉलेट में लेन देन के लिए 500 से 1000 रुपए तक मिलेंगे और इस पहल के लिए 10 लाख रुपए रखे गए हैं। UPI भारत का मोबाइल आधारित सिस्टम है, जिसमें रियल टाइम में भुगतान होता है। इसे भारत के खुदरा कारोबार में बहुत तेजी से अपनाया गया है। कोशिश इसे भारत के बाहर कई देशों में भी चलाने की है। इसके साथ साथ रुपए में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से जुड़े समझौते भी इसमें लिए बहुत अहम है। भारत की ये कोशिश रही है कि भारत के साथ आपसी कारोबार में ज्यादा से ज्यादा देश रुपए में भुगतान स्वीकार करें। 18 देशों के साथ इस आशय का समझौता पहले ही हो चुका है। सरकार G20 के दौरान इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी G20 और भारत की भूमिका को लेकर बहुत आशावान हैं। तो सच की पड़ताल में आज हम देखेंगे G20 की बैठक से भारत को क्या और कैसे फायदे हासिल हो रहे हैं। क्या G20 की अध्यक्षता ने नई विश्व व्यवस्था में भारत को एक नई हैसियत दिलाई है और क्या आर्थिक तौर पर भारत के लिए G20 एक नई छलांग साबित हो सकता है। तो ये तमाम बातें जो हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं। आपको मिला दें, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजनयिक अशोक सजनार और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं जयंत कृष्णा, जो सीनियर फेलो हैं CSIS। बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैं डिप्लोमेटिक स्तर पे, पहले अगर सामरिक स्तर पे इसको समझना चाहूँ अशोक सजनार, तो भारत के सॉफ्ट पावर में और भारत की जो सामरिक कैपेबिलिटी है उसमें इस G20 की अध्यक्षता से किस तरह के फायदे देख रहे हैं हम? देखिए नगमा, कुछ तो आपने स्वयं गिनाए हैं इस कार्यक्रम के शुरुआत में, जो क्या भारत ने उपलब्धियां की हैं और भारत क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। देखिए 2 चीजें इसमें ध्यान रखने के लिए है। एक तो G20 जिसे कहा जाता है प्री एमिनेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में आजकल, क्योंकि एक तो यूनाइटेड नेशंस भी इतनी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए G20 का महत्व बहुत बढ़ गया है, पहली बात। दूसरी बात है, पूरी दुनिया में बहुत मुश्किलात हो रही है, पिछले कुछ साल में देखा है, उससे पहले भी देखा है।
चाहे वो कोविड-19 हो, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, या उससे पहले अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज की जो बात हम करते हैं, या फिर विकासशील देशों के ऊपर जो कर्जे का वो ज्यादा दबाव है। तो ये पूरी दुनिया में मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। तीसरी बात है जो जिसे कहा जाए, जो पूरी दुनिया में पोलराइजेशन बहुत हो गया है। ईस्ट और वेस्ट में रूस और चीन एक तरफ आ गए हैं, पश्चिम देश एक तरफ आ गए हैं। नॉर्थ और साउथ में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, जी विकासशील देश हैं। आखिरी बात मैं इसमें नगमा ये कहूंगा, भारत इन सब मुद्दों को देखते हुए, भारत की चाहे वो इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति हो बहुत अच्छी है, इट हैज इमर्ज्ड एज अ जी रे ऑफ होप। और उसमें जो है वो जो भी ये मसले हैं, उसमें हर एक क्षेत्र में भारत कंट्रीब्यूट कर सकता है, और जी उससे बिल्कुल। उसका तो पूरी दुनिया में महत्व बढ़ेगा। बिल्कुल, तो कल्चरल डिप्लोमेसी का भी एक मौका है, हम वो भी देख रहे हैं। इसके पहले जो इकोनॉमिक गेन्स की आपने बात की, जयंत कृष्णा, ये एक बहुत बड़ा मौका है। एक तरह के बहुत सारे इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ट्रेड अग्रीमेंट्स, ये तमाम चीज़ें भी होनी हैं। तो ये इससे कुछ तो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स भी हैं, जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गेन्स की हम बात करते हैं इससे, उसको आप कैसे देख रहे हैं? एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखिए तो इस तरह के इवेंट का एक पहलू ये भी होता है कि कैसे ये इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करता है। दूसरे जो टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप्स होनी है, कई तरह की पॉलिसी अलाइनमेंट्स हैं, रिफॉर्म्स हैं, इसके बारे में जयंत कृष्णा साहब आपसे समझना चाहूंगी कि क्या इकोनॉमिक गेन्स ये भारत क्या इससे हासिल करने की उम्मीद करता है? किस तरह के ट्रेड अग्रीमेंट्स इस दौरान हम देख सकते हैं? देखिए नगमा, ये तो बात पक्की है कि जिस तरह से पिछले 8-9-10 महीने में भारत ने G20 के प्लेटफॉर्म को लेवरेज किया है। हमने करीब 220 मीटिंग्स 60 सिटीज में करी हैं। ये अभी G20 की हिस्ट्री में 1999 के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये पूरी नेशन वाइड एक्टिविटी बन गई हो G20 प्रेसिडेंसी के टाइम पे। तो इससे डेफिनेटली जो इंडिया का जो पोजीशन है वर्ल्ड स्टेज में, उसको स्ट्रेंथन करने की तरफ एक प्रयास है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो डोमेस्टिक क्लाउड है, उसमें भी इसमें इजाफा होने की पूरी उम्मीद है। और भारत एक चाह रहा है कि इस समय कोई वॉइस नहीं है, एक सिंगल वॉइस जो ग्लोबल साउथ की वॉइस के रूप में उभरे, तो एक ब्रिज की तरह से काम करे ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में, ग्लोबल साउथ और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में। ये इंडिया की जो एक एस्पिरेशन है, मुझे इस पे काम होते हुए आपको लगता लगता है कि भारत वो आवाज बन सकता है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को ब्रिज करने के लिए? क्योंकि भारत की जो आर्थिक हैसियत भी है, भारत की जो इस समय सामरिक और कूटनीतिक हैसियत है, वो इसके हिसाब से भारत इस पर तैयार दिखता है। जब हम ये भी बात करते हैं कि भारत को एक तो ये तमाम ये जो भारत की पोजीशन है दुनिया में, उसमें ये फायदा होता हुआ दिखता है, और जो ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं, जो तमाम तरह के, इसमें जैसे अमेरिका के साथ ही कई एक बायलैटरल मुलाकात भी है, और इससे भी काफ़ी कुछ उम्मीद है कि बहुत कुछ इसमें जॉइंट डॉक्यूमेंट में सामने आएगा। भारत जो है वो रुपए में कारोबार, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार हो सके, इसके लिए भी कोशिश कर रहा है। इन मुद्दों पर किस तरह के आउटकम की उम्मीद है? यूपीआई को शोकेस करेगा भारत? जी बिल्कुल। देखिए, एक तो हम ये बहुत ही क्लियर है कि जो बायलैटरल इश्यूज हैं, बायलैटरल मीटिंग्स इसके साइडलाइंस में जरूर होती हैं G20 या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के, लेकिन अदरवाइज बायलैटरल इश्यूज जनरली G20 और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के स्कोप के बाहर होता है। बट इसमें मुझे लगता है कई चीजें, अगर आप G20 की थोड़ी सी हिस्ट्री जानने के लिए देखें, ये 1999 की जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके रिस्पॉन्स में ये बॉडी तैयार हुई थी, और इसके मेंबरशिप भी वेरी कर रहे हैं। 22 से शुरुआत हुई थी, पे 33 हो गया एक जमाने में। फाइनली ये सेटल डाउन करा है 19+1, 19 प्लस यूरोपियन यूनियन को लेके 20 में सेटल किया है। तो 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी, उसमें G20 एक प्लेटफॉर्म बना कि कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और जो सेंट्रल बैंक है, जो हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है, वो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स को साथ लाकर एक प्लेटफॉर्म का मुद्दा बना। मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेड लिबरलाइजेशन की बातें जरूर होती हैं, लेकिन बहुत सा ट्रेड जो है वो बायलैटरल होता है। मल्टीलैटरल फॉर्म में उसमें कितना ज्यादा फर्क होगा? अगर आप पूरा इतिहास भी देखें G20 का,
तो ट्रेड लिबरलाइजेशन के एरिया में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। बहुत अच्छा काम हुआ है दूसरे एरियाज में कि किस तरह से डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस में को स्ट्रेंथन किया जाए, रिफॉर्म्स में, उसमें G20 के प्लेटफॉर्म से अच्छा काम हुआ है। टेरर की फाइनेंसिंग कैसे कम हो। मुझे लगता है जो ये भारत की प्रेसिडेंसी है और ये जो लीडर्स की समिट हो रही है दिल्ली में, इसमें 2-3 चीजों पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो मुझे लगता है कि ये जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक के रिफॉर्म्स हैं वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें स्पेशली जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज रही है कि कैसे इसमें लो इंटरेस्ट रेट्स हों, और कुछ एक ये भी प्रयास रहा है कि जो लोन दिए जाएं ये डोमेस्टिक करेंसी में दिए जाएं बजाय कि डॉलर में दिए जाएं, और टोटल जो आउटले हो लोन्स का वो 2-3 गुना बढ़े पुअर कंट्रीज के जो झोली में जाता है। ये इन रिफॉर्म्स पे शायद कुछ चर्चा हो। और जो उससे भी बड़ा मुझे जो मुद्दा लगता है कि जो क्लाइमेट इमरजेंसी है हम पूरी दुनिया फेस कर रही है, उसमें क्या कोई एक ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट हो सकता है G20 समिट में जो दिल्ली में होने वाली है, और इसमें क्लाइमेट को सेव करने के लिए क्लाइमेट की फाइनेंसिंग कैसे होगी, ये एक इशू है। कैसे हम DPI, एक तरफ तो टेक्नोलॉजी का इशू लगता है, बट DPI के को सर्विस डिलीवरी के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए, इससे भी क्लाइमेट में कुछ एक फर्क पड़ता है। और किस तरह से जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, उसमें एक और बढ़ोतरी हो। इन सब चीजों पे मुझे लगता है कोई एक ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट हो और एक डेफिनेट कमिटमेंट हो इन 20 मुल्कों का। इस तरह की चीजों में मुझे बहुत आशा लगती है। और उसके साथ में फूड सिक्योरिटी, किस तरह से सस्टेनेबल कृषि की तरफ हम बढ़ें और फूड सिक्योरिटी एक बने। इन सब चीजों में मुझे लगता है कि दिल्ली की बैठक में, एक समिट में, एक कुछ शायद इम्पोर्टेंट कदम रहे, अदर देन अब रशिया, ये जो यूक्रेन। कंसेंसस की बात है या जॉइंट कम्युनिके की बात है, उसमें जैसे रूस का यहाँ पे नहीं होना या चाइना की तरफ से उनके प्रधानमंत्री ली चियांग तो आ ही रहे हैं, हालांकि शी जिनपिंग नहीं आ रहे, लेकिन क्या इससे भी किसी तरह की कोई कंसेंसस में कहीं कोई अड़चन आ सकती है? G20 जैसा आपने कहा कि एक प्लेटफॉर्म भी है ताकि भारत के लिए भी कि वो अपनी पॉलिसीज़ को, जो ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, उससे अलाइन कर सके, या ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी की एक दिशा भी इससे मिलेगी। एक ब्रेक ले रही हूँ मैं सच की पड़ताल में, और उसके बाद इन सवालों पे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक सजनहार और जयंत कृष्णा। एक ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रखेंगे, भारत G20 की अध्यक्षता से क्या हासिल करेगा। तो G20 की अध्यक्षता भारत के लिए किस तरह से कल्चरल डिप्लोमेसी के साथ साथ जो दुनिया में जो ग्लोबल कंसर्न्स हैं उसको भी सामने रखने का मौका देती है, और साथ ही कैसे ये एक उसकी ट्रेड या इकोनॉमिक लेवरेज के लिए भी काम करती है। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं जयंत कृष्णा जो सीनियर फेलो हैं CSIS, और अशोक सजनहार। आप दोनों से संक्षेप में इस पर टिप्पणी चाहूँगी कि भारत के लिए इस समय जब वो अध्यक्षता कर रहा है G20 की, और ऐसे समय में जब चीन की ज़्यादातर देशों से नहीं बनती है, तो भारत कैसे एक डिप्लोमेसी की आवाज़ बनकर इस मौके का इस्तेमाल कर सकता है, एक ऐसे समय में जब दुनिया भर में फूड क्राइसिस भी है, यूक्रेन और रूस के इस जंग को देखते हुए। अशोक सजनहार। देखो, भारत ने तो एज अ ब्रिज इन सभी देशों के बीच में रूस यूक्रेन के युद्ध का आपने जिक्र किया है, तो वो जो ईस्ट वेस्ट का जो मैं पहले कह रहा था, ईस्ट वेस्ट में जो पोलराइजेशन हो रही है, तो उसमें भारत के संबंध रूस से भी अच्छे हैं और पश्चिमी देशों से भी अच्छे हैं। सो इट कैन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द टू। नॉर्थ और साउथ के बीच में भी भारत एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का की आवाज बनकर उभरा है। हमने यहाँ पर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट भी किया था जी। और जो भी बहुत सी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं भारत ने इसमें की हैं, चाहे वो फूड सिक्योरिटी के उसमें हो, मिलेट्स के बारे में कैसे रिफॉर्म किया जाए, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, जो डेवलपिंग कंट्रीज का कर्जा है, जो डेट है, उसके साथ कैसे डील किया जाए, जो तो ये बहुत है, बहुत इनिशिएटिव लिए हैं।
इस पे भी बात होनी चाहिए, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं और उनमें ये भी कि कर्ज जब मिले तो और उस लोकल करेंसी में भी मिले। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी जयंत कृष्णा के एक ऐसे समय में एक शब्द का इस्तेमाल भी हुआ, फ्रेंड शोरिंग, जहाँ सप्लाई चेन नेटवर्क जो है वो ऐसे फोकस करें कि जो एलाइज हैं इकोनॉमिक तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे, वो एक दूसरे की मदद करें। एक ऐसे समय में जब ज़्यादातर देश जो हैं वो जिसको कहते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, तो मल्टीलैटरल संस्थानों को बल देने में इस समय क्या रोल होगा G20 का? देखिए, इंडिया की प्रेसिडेंसी में नगमा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि ये जो ग्लोबल ट्रेड को बूस्ट करने के लिए जो डेटा इनसफिशिएंसी होती है, उसको किस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स को मैप करके उसको डॉक्यूमेंट करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वो अवेलेबल हो, ये एक अपने आप में देखने में बड़ा छोटा मुद्दा लगता है। लेकिन अगर आप उन कंपनीज के पर्सपेक्टिव से देखिए जो इस ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ना चाह रही हो, तो उनके लिए इस तरह का एक सेंट्रल रिपोजिटरी अगर ये तैयार हो तो ये ग्लोबल ट्रेड को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद शामिल होगी। और खास तौर से भारतीय कंपनियों को, इवन भारत में जो इंडियन एमएसएमईज हैं, जो उस ज्यादा प्रिपेयर्डनेस के साथ वो ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा उतना नहीं बन पाती जितना उनमें क्षमता है। मुझे लगता है इस तरह की रिपोजिटरी बनने से एक ग्लोबल ट्रेड को बहुत बल मिलेगा, अगर हम इस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन को मैप करके उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर पाए। और क्योंकि आपने देखा कोविड के टाइम पे किस तरह से लेइंग ऑल एग्स इन वन बास्केट आइदर इन चाइना और ताइवान और हांगकांग और साउथ कोरिया, सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने की बार बार बात हुई कोविड के बाद, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ इसलिए क्योंकि हमारे पास इतना ही वक्त है भी इस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन ये आप दोनों ने कहा कि किस तरह से ये चाहे वो FDIs हो, ग्लोबल ट्रेड हो, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप हो या साथ साथ जो कल्चरल डिप्लोमेसी हो, उसको बढ़ाने के लिए एक शानदार मौका है भारत के लिए। धन्यवाद आपका अशोक सज्जनार और जयंत कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।